बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत ही खौफनाक वाक़या जहाँ पर एक खातून जिसका सिर्फ कसूर इतना था कि उसने अपने शौहर को बदकारियों पर पकड़ा। उसने अपने शौहर की तस्वीरें, उसकी वीडियोस ऐसी देखी जिसमें वो अपनी अय्याशियों के सामान करता हुआ दिखाई दे रहा था, और इस पर सवाल करना उसको कितना एक महंगा पड़ गया, ये कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये शख्स जो है, इसका शौहर बहुत अरसे से दुबई में रहता था। दुबई में ये जहाँ काम करता था वहाँ साथ साथ आपको पता ही है कि दुबई के अंदर मशहूर है, कुछ ऐसे मसाज सेंटर्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर बहुत सी अय्याशियों का सामान भी होता है। इस खातून के साथ जब इसकी शादी होती है तो ये अपनी बीवी को पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाता है, और गाहे बगाहे जब ये वापस आता है तो कभी इसके फ़ोन से इसको ये तस्वीर और वीडियोज़ जो है मिलती हैं। जब वो इससे पूछगिछ करती है तो इसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करता है, जिसके बाद ये मार खाने के बाद अपने वालिदैन के घर भी कई बार आती है, लेकिन फिर अपने बेटे के लिए वापस चली जाती है। शादी के 20 साल इस औरत ने इस शख्स के साथ यूं ही गुजार लिए, लेकिन आखिरकार इसका ये सवाल करना इसी के लिए जुर्म बन गया। आखिर हुआ क्या, ये इसकी वालदा इसके बारे में कुछ बताती हैं, वो मैं आपको सुनवाती हूँ। इसकी वालदा कहती हैं कि शादी जब इन दोनों की हुई तो दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन ये काम नहीं करता था, निकम्मा था। फिर वो कहती है कि उसने एक औरत के साथ दोस्ती की। उस औरत के साथ चूँकि वो अमीर औरत थी, उसने इसको कुछ पैसा भी दिया, इसको इस्टेब्लिश करने के कुछ बहाने भी दिखाए, और उसके बाद यही औरत इसको साथ लेकर दुबई चली गई। इसकी बेटी जो है वो ये सब चीज़ें देख भी रही थी। ये इसको ये कहकर टालता रहा कि बस थोड़े अरसे की बात है। ये इससे लड़ती थी, झगड़ती थी कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रह लो, हम यहीं पे गुजारा कर लेंगे। लेकिन इस शख्स ने इस औरत को अपनी बातों में फंसाया और उसके बाद उसके साथ दुबई निकल गया। ये इसको रोकती रह गई, लेकिन ये नहीं रुका। अगली बार जब ये वापस आया तो इसने इसको ये कहा था कि मैं जब वापस आऊँगा तो फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन जब ये वापस आया तो वही औरत जिसको लेकर ये बाहर गया था वही इसके साथ थी, उसी को लेकर आया और उसी के साथ घूमता फिरता रहा। इसके बाद इसने इसी शख्स के फ़ोन पर कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ इसकी और दीगर औरतों के साथ भी देखी जो कि इसके लिए बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं थी। अब वो कहती है इसकी माँ कि इसकी बेटी को ये सब बातें पसंद नहीं थी। फ़ोन पर इन दोनों की लड़ाई होना शुरू हो गई। जब वो दुबई में होता था और इसको फ़ोन करता था, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती थी। इसके बाद इसकी बेटी ने इससे खुला ले लिया। बेसिकली अब ये दोनों साथ नहीं रहते थे। उसके बाद जब इसका शौहर इस दफ़ा वापस आया तो बेशक ये लोग खुला ले चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो इनके घर ही आ गया और यहाँ पर बेटी के पास आकर बैठ गया। वो कहती है कि मेरी बेटी ने इससे कहा कि हमारी चूँकि तलाक हो चुकी है तो तुम यहाँ पर ना आओ, क्योंकि तुम मेरे लिए महरम नहीं हो। उसके बाद वो यहाँ से गुस्से में चला गया। उसके बाद वो ये कहती है कि रात 8 बजे उसकी फ़्लाइट थी। अपनी फ़्लाइट से पहले वो घर आता है। घर आकर वो कहती है कि उनका दोबारा से उस शख्स का इसकी सास के साथ झगड़ा होता है, और उसके बाद एक फायर वो करता है जिसमें गोली जो है उसकी टांग पर लगती है, लड़की की टांग पर। उसके बाद वो 3 फायर उसके सीने पर करता है और उसकी बेटी जो है वो बेड पर गिर जाती है, और उसकी बेटी जो है यानी कि बेटी की बेटी जो है वो दौड़ कर अपनी माँ के ऊपर आकर लेट जाती है। उसके बाद ये शख्स जो है ये घर वालों को गन दिखाता हुआ और लहराता हुआ ये कहता हुआ भाग जाता है कि जाओ अपनी बेटी को अस्पताल ले जाओ। इसके बाद इसकी माँ कहती है कि हम बहुत परेशान हुए, चीखती और चिल्लाती मैं अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची, सर्विस हॉस्पिटल पहुंचे, और उसके बाद वो कहती है कि वहाँ से इसकी गोलियां निकाली गई। वो कहती है कि तकरीबन 7 गोलियां थी जो कि उसके जिस्म में लगी थी, टांगों पर लगी थी, बाजू पे लगी थी। ये गोलियां जो है उसके जिस्म से निकाली गई, और उसके बाद वो कहती है कि वहाँ से अस्पताल से उसकी बेटी जो है थोड़ी सी बेहतर हुई। एक गोली उसकी टांग में थी, वो भी निकाल ली थी। डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसको लेके आए हो हॉस्पिटल, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम बचा लें। लेकिन ये कहती है कि उस वक्त मेरी बेटी मुझे ये कह रही थी कि मेरा सांस जो है बहुत मुश्किल से आ रहा है। उसके बाद वो कहती है कि डॉक्टर ने हमें कहा कि इसको हम वेंटिलेटर पे शिफ्ट करेंगे। इसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, और उसके बाद इसकी तबीयत और ख़राब हुई और वहीं पर इसने दम तोड़ दिया। अब इसकी वालदा कहती है कि हम पुलिस के पीछे बहुत भाग रहे हैं, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा। ये शख्स जो है ये 8 बजे की फ़्लाइट के साथ दुबई भाग जाता है। किसी को बुलाना हो तो इंटरपोल के ज़रिए भी बुला लिया जाता है, लेकिन जब आपकी अपनी पुलिस ही ताउन नहीं करती तो फिर मामला जो है ये बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इस लड़की की माँ ने कुछ और बातें भी बताई हैं। वो ये कहती है कि मेरी बेटी जो है इसको जब भी ये दुबई से आता था तो ये वापस आकर मेरी बेटी के साथ लड़ता था, इसे मारता था। एक दफ़ा इसने मेरी बेटी को इतना मारा कि इसको छुरा मारा।
छुरे के साथ इसका पेट इसने काट डाला था, जिसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ गई थी। इसके साथ मेरी बेटी के साथ उसके बच्चे भी वापस आ गए थे घर। उसके बाद वो ये कहता है कि ये दोबारा से आया, इसने आके हमें मनाया और हमने भी अपनी बेटी को सिर्फ बच्चों के लिए इस जालिम शख्स के साथ दोबारा भेज दिया। काश कि हम इसको उसके साथ ना भेजते। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि बेटियों की जब शादी हो गई है तो बस अब उसके बाद डोली के बाद उनकी मैयत ही जो है वो निकलेगी। वाक़तन उस लड़की की फिर मैयत ही निकलती है। लेकिन दरअसल बात यह है कि अगर आप देख रहे हैं पहले कि एक शख्स इतना जालिम है, इस कदर गंदा शख्स है, इस कदर बेवफा शख्स है, तो बेहतर था कि इस मामले को वहीं पर ख़त्म कर देते बजाय इसके कि अपनी बेटी को बार बार मरने के लिए वहाँ पर ही भेज दे। हमारे यहाँ ये कुछ रीत रिवाज हैं कि ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और सिर्फ यही सोच कर माँ बाप जो है वो रह जाते हैं। बच्चे कैसे पलेंगे? वो जिस ज़ात ने आपको औलाद से नवाजा है वही बच्चों के पालने वाली भी है। जिनके माँ बाप नहीं होते तो क्या वो नहीं पलते? मैंने बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट किए हैं जहाँ पर मैंने ऐसी कहानियाँ रिपोर्ट की हैं जहाँ पर फिर बाद में वो बहन भाई, वो माँ बाप रो रहे होते हैं और कहते हैं कि काश जब हमारी बहन ने हमें पहले ही बताया था तो हम उसको उस वक्त ही अपने घर ले आते, हम वहाँ पर उसको मरने के लिए छोड़ देते। जब उस लड़की को कोई रास्ता नज़र नहीं आता था तो वो गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर लेती थी कि मेरे तो माँ बाप भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, ज़माने का, मुआशरे का मुझे ताना दिया जाता है। और उसके बाद जब उनको कोई और रास्ता नज़र नहीं आता, हमारी एक प्रोड्यूसर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बड़ी प्रोग्राम एंकर है, बहुत बड़ी प्रोग्राम एंकर है, उनके वो प्रोड्यूसर हैं, उनकी वाइफ ने पीछे खुदकुशी कर ली थी। केस बड़ा हाईलाइट हुआ था सोशल मीडिया में और उस खातून ने खुदकुशी से पहले एक ख़त जो है वो लिख कर छोड़ा था जिसमें उसने कहा था कि अब मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो अब मैं खुदकुशी कर रही हूँ। और अपनी एक छोटी सी बेटी छोड़कर वो खातून जो है वो खुदकुशी कर लेती। खूबसूरत पढ़ी लिखी खातून थी और इस मोहब्बत की शादी का ये अंजाम हुआ था कि घर वालों ने कहा कि अब तुमने खुद की ये शादी, अब भुगतो। और उसके बाद जब उसको और कोई रास्ता नज़र आया तो उसके साथ ये हुआ। यहीं पर ये सलूक जो है इस औरत के साथ भी हुआ। ये जो अपने शौहर को बदकारियों से मना करती थी, ये जो अपने शौहर की बेवफाइयों पर उससे सवाल करती थी, और ये वो औरत जो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। उस औरत को ये सज़ा दी गई कि उसने जब खुला ली तो उसको ये कहा गया कि ये तो तुम्हारी खुला हुई नहीं। और उसके बाद जब वो अपने ही घर में मौजूद थी तो वहाँ पर उस औरत को इस तरह से मार दिया जाता है। यहाँ पर उसके वालिदैन का मैं समझती हूँ कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को फिर भी आसरा दिया, जगह दी। लेकिन अब पुलिस जो है वो उसके साथ मुसलसल मिली भी है और उनसे पैसे भी ले रही है। लेकिन इस बच्ची का जो मुकदमा है, इसके माँ बाप जो हैं जगह जगह जाकर कंप्लेन कर रहे हैं, दरखास्तें लिखवा रहे हैं, लेकिन FIR जो है वो काटने में भी तकरीबन 1.5 माह का अरसा लग गया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि लोगों की क्या क्या पहुँच होती है और लोग जो है किस तरह से अपनी जेब को गर्म करते हैं लोगों के खून के ऊपर। अब ये जो मुद्दई मुकदमा है, लड़की का भाई है, शाहज़मान है, वो क्या कहता है वो ज़रा सुनिएगा। शाहज़मान कहता है कि गुलफाम जो है वो मेरा चचाजाद भाई था, हमारे साथ उसकी रिश्तेदारी थी। एक दफ़ा पहले भी उसने मेरी बहन पर हमला किया था, हम बच्चों के लिए मजबूर हो गए, लेकिन इस दफ़ा तो वो सीधा ही हमारे घर आ गया। उसने 15 फायर मेरी बहन को मारे, वो हाथ जोड़ती रही, जब पहला फायर मारा कि मुझे मत मारो, लेकिन वो नहीं रुका। वो कहता है कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, हम पर प्रेशर है कि अपना मुकदमा वापस ले लो। ये थाना भगवानपुरा में एक केस चल रहा है, केस किया गया है। सारा दिन इसका भाई कहता है कि मैं वहाँ जाकर बैठा रहता हूँ, कोई नहीं हमें सुनता। मैंने IG साहब और CCPO को अर्जी भी लिखी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारा निज़ाम इंसाफ है और ये हमारी पुलिस है। और मैंने कहा इस केस को मैं हाईलाइट करूं। थाना भगवानपुरा, CCPO साहब जो है अब तो तब्दील हो गए, लेकिन चले जो भी है, जो नए आए उनको भी चाहिए कि वो इस केस को देखें और इसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए। जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। वो दुबई भाग गया है, लेकिन उसको वापस लेकर आना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आप वाक़तन इंसाफ के साथ इस केस को देखें। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, तो मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।